Hello students, welcome back to our channel Excellence Beyond Books, the place where you gain knowledge beyond books. And हमने हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में फर्स्ट पार्ट दैट इज प्लानिंग हमने चैप्टर 4 में कवर अप कर लिया है और आज हम आगे बढ़ेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग, अगर मैं जनरल सेंस में बात करूँ तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको लग रहा है यार बहुत ओवरवेट हो गया हूँ, अब ना मुझे पतला होना है। पतला होना है तो आपने क्या चीज़ सोच लिया कि अब ना मैं कैसे ना कैसे करके 1 मंथ में मैं पतला होकर दिखाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने पहले आपके सामने आपने लिख लिया क्या क्या लिखा आपने कि क्या क्या चीज़ें खा के मुझे ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिससे मैं ज़्यादा मेरी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, जिससे मैं ज़्यादा मोटा होता हूँ। तो आपने बोला कि ठीक है, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ना राइस मुझे कट करना है, मुझे फ़ास्ट फूड मुझे कट करना है। उसके बाद में मैं रात को ना बहुत लेट खाना खाता हूँ, तो मुझे लेट नहीं खा के मुझे शाम को 7 बजे तक मुझे खाना खाना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके जो भी गोल्स थे ना उनको आपको फ़िक्स किया। आपने एक स्पेसिफ़िक गोल बनाया, उस स्पेसिफ़िक गोल के लिए आपने चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया दैट व्हाट इज़ अफ़ेक्टिंग यू। उसको आइडेंटिफ़ाई किया, आइडेंटिफ़ाई करके आप क्या करोगे फिर इसका अलग-अलग ना ग्रुप बनाओगे। क्या ग्रुप बनाओगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह ब्रेकफ़ास्ट में मुझे इतनी कैलोरीज़ कंज़्यूम करनी है, लंच के टाइम पे मुझे कुछ स्पेसिफ़िक अमाउंट करनी है और डिनर के टाइम पे मुझे काफ़ी कम अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ मुझे कंज़्यूम करनी है। उसके साथ-साथ में आपके एक्सरसाइज़ का रूटीन बनाओगे, मॉर्निंग एक्सरसाइज़ का आप ग्रुप बनाओगे और आप अपनी इवनिंग एक्सरसाइज़ का ग्रुप बनाओगे, अपनी वॉकिंग का आप बनाओगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं आपने क्या किया, इनको ग्रुप किया। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज मतलब कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने गोल्स को आप अपने टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई करके इनको ग्रुप कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा थियरी में अगर मैं बोलूँ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द physical, financial and human resource to produce most efficient relation to achieve the specific goal of organization। इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अगर अचीव करना है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उनको ग्रुप कर रहे हो और आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप साथ में ला रहे हो। फिजिकल मतलब जो गुड्स है आपके पास, फाइनेंशियल मतलब पैसा और ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय खुद। आप इन तीनों को आप साथ में ला रहे हो ताकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा रिलेशन बन सके जिससे हमारे जो भी स्पेसिफिक गोल्स है हम उनको अचीव कर सके। तो ये होती है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो अब हम देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम प्रोसेस क्या करते हैं। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉमन सेंस है। सबसे पहला अगर आपको देखना है तो आप आपके जो भी चीज़ें आपको अफेक्ट करें आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे। जो भी आपको काम करने हैं आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। तो वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कि हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ है हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे और वर्क्स को डिवाइड करेंगे। वर्क्स को डिवाइड किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्किल्स के ऊपर, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर, उनके टैलेंट के ऊपर, वो कितना कैपेबल है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मान लो अगर एक फ्रेशी है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप फ्रेशी को एक बड़ा सा हाई मैनेजेबल आप काम दे सकते हो, नहीं राइट। तो आप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उनको काम देंगे। और तो जो काम होंगे ना आप उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आपके जॉब्स। तो आप क्या करेंगे, आप आपकी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ को आप जॉब्स में आप डिवाइड कर देंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, जो भी आपने जॉब्स बनाई है ना, अलग अलग जॉब्स को आप ग्रुप कर दोगे। ग्रुप मतलब आप क्या कर दोगे, उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दोगे। तो सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब क्या करना कि जितनी भी अलग जॉब्स है ना, उन जॉब्स को अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। अब आप जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करोगे, आप क्या बोलोगे कि ले भाई तेरा काम पकड़। तो आप उसको जिस डॉक्यूमेंट में आप लिख के दोगे ना कि ले भाई तो तेरा ये काम है और तुझे ये काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उनको, जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब डॉक्यूमेंट। अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है ना वो भी दो टाइप से होता है। क्या, एक तो आपका होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी जॉब को उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। कि जो जॉब है वो सेल्स से डिपेंडेंट है,
कि वो सेल्स के अकॉर्डिंग है, वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, वो मार्केटिंग है, वो एडवर्टीजमेंट है, वो किस चीज़ का है, उसका नेचर क्या है, हम उस अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स को हम डिवाइड कर देंगे। और जब हम इन जॉब्स को डिवाइड करेंगे ना, तब मैंने आपको जो बताया हम उसको उनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन ना मेनली जब कंपनी सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बनाती है ना, तभी यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बोलूँ शुगर कॉस्मेटिक्स, अब शुगर कॉस्मेटिक्स जो है ना वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही बनाती है, तो कॉस्मेटिक्स ओनली एक टाइप का एक वो काम कर रही है, मतलब भले ही वो कॉस्मेटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें बना रही है, लेकिन स्टिल वो यूज कर तो वो मेकअप का ही सामान रही है, तो वहाँ पे उसका खाली एक प्रोडक्ट है, क्या, कॉस्मेटिक्स तो करना। लेकिन जहाँ पे मान लो आपका सिर्फ कॉस्मेटिक्स का नहीं है, लेकिन आपको और भी अलग अलग आपका वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 100 ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बनाता है, वो क्लोथ्स भी बनाता है, वो जिमिंग क्लोथ्स भी बनाता है, तो इसमें क्या है, इसके अलग 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 इनके प्रोडक्ट्स है। तो जहाँ पे कंपनी के अलग 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 प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपना डिपार्टमेंटेशन कर रहे हो ना, तो आप वो अपने एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर वो क्या करे, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग और छोटे 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 ग्रुप्स बन जाएंगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या, कि आप रैकेट बना रहे हो, आप शटल कॉक बना रहे हो, क्या बना रहे हो। उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो गया, फिर आपका जो नॉर्मल जो क्लोथ्स है रेगुलर वेयर वाले वो अलग होंगे, आपके जो जिमिंग क्लोथ्स है वो अलग होंगे। तो अलग 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 आपके प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तो दिस इज नोन एज डिविजनल डिपार्टमेंट। ये दो हो गए। फिर इसके बाद में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या, नॉर्मल कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी आपने स्टाफिंग कर दी ना, आपने एम्प्लॉयज़ को आपने बोल दिया कि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आप क्या करोगे, आप उनको काम दोगे, आप उनको काम दोगे उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग। फिर वही आप वापस जो उनको डॉक्यूमेंट बना के दोगे, हम उसको क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप क्या दोगे, आप उनको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे। दिस इज नॉर्मली असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जब उनको ड्यूटीज दे दी ना, तो ड्यूटीज को देने के साथ साथ में उन ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए ना आपको उनको पावर भी देनी पड़ेगी, आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं और ये आपकी पावर्स है, आप इस पावर के अकॉर्डिंग आप अपने वर्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने काम कर लिया, अब उसके बाद में काम करने के बाद में आपको ना, और आपको करनी होती है आपको अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, कि आपको जो भी आपको काम गिवन है ना, कि वो मैंने काम किया है कि नहीं किया है, आपको उस काम को टाइम के अंदर करना है, तो वो टाइम की लिमिट में करना, और आप उनको रिस्पॉन्सिबल हो किसी आपके अपर लेवल मैनेजर को, क्या, कि ये काम मैंने, आपने मुझे दिया था और ये काम मैंने किया है, मतलब उस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो। तो ये तीनों चीज़ें आती है क्या, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। तो ये हमारे 4 प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग एंड डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड assigning of duties, and fourth establishing reporting relationship। हम थोड़ा और डीपली जाते हैं, अब हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए इंपॉर्टेंस में सबसे पहला क्या, अगर किसी भी एक इंसान को एक काम करने के लिए दे दिया कि भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये तेरी कैबिन है, तुझे ये काम करना है। मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि उसको ना प्रमोशन का काम करना है, तो वो एक काम, बात बताओ, प्रमोशन का काम करेगा, वो किसी और चीज़ में नहीं जाएगा, सिर्फ एक काम करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी काम को बार 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 आप करते हो, तो क्या आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे? यस। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, दैट अ पर्सन जब वो बार 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 किसी भी चीज़ को वो काम को करता है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो एक्सपर्ट बन जाता है, वो उसका वो क्या कर देता है, वो स्पेशलाइजेशन वो कर देता है। और फिर अगर मान लो अगर कुछ और उसमें अगर चेंजेस आ भी गए, तो वो उन चेंजेस को वो ईजिली वो अडॉप्ट कर सकेगा और उनको ईजिली वो बैलेंस कर सकेगा, जिससे क्या हुआ, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम ना आएगा, लेकिन वो अपने ग्रुप में ही वो उसको बैलेंस वो कर सकेगा। ठीक है। फिर अब एक बात बताओ, अगर इंसान स्पेशल है, तो हर कोई इंसान फिर से स्पेशल हो जाएगा अपने अपने काम में, मतलब फिर तो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। मतलब क्या, कि क्लैरिटी इन वर्क आ जाएगी आपके, कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किसको काम करना है, कोई भी आपके फिर आपके एनवायरनमेंट में कोई भी केओस नहीं होगा। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब क्या, कि अ पर्सन गेट्स स्पेशलाइज्ड
एक किसी को भी इंसान को पता है कि मुझे क्या काम करना है और कोई दूसरा जना उस काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जब ये होगा तब बिजनेस में जितनी भी जो वर्किंग्स होगी ना वो चलती जाएगी, वो स्मूथली चलती जाएगी और फिर उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी, हमारे बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा बिल्कुल। अब इसके बाद थर्ड, बहुत ही हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, हर एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मुझे एक बात बताओ, जब कोई इंसान है जिसको काम करना है, कोई आके उसमें टांग अड़ा नहीं रहा है, कोई दूसरा इंसान कुछ नया काम सीख नहीं रहा है, नॉर्मल जो काम चल रहा है वो चल रहा है, तो जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है वो रिसोर्सेज वो ही यूज़ करेगा, कोई और यूज़ करेगा क्या? अब एक बात बताओ, अगर आप मान लो अगर आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हो तो आपको उस चीज़ को आपको यूज़ करने का आपको तरीका पता है, आप उस चीज़ का वेस्टेज कम करोगे, आप उसमें क्या आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे कि कैसे किसी न किसी तरीके से मैं रिसोर्सेज को मैं वेस्टेज में होने से बचा सकूं, भले फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो और चाहे ह्यूमन हो, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा और जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही एफिशिएंटली यूज आ सकेंगे, मतलब देयर वुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, तो थर्ड पॉइंट हमको वो भी पता होगा, फोर्थ पॉइंट दैट इज अडॉप्शन टू चेंज, कि अगर मान लो कोई अगर चेंज आ भी गया ना, तो चेंज अगर एक ग्रुप से रिलेटेड है ना तो वो एक ग्रुप में ही वो काम सही हो जाएगा, चेंज डायनेमिक वहाँ पे चीज़ें हो जाएगी, वहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट या कोई और ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, फॉर जियो का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जियो में मान लो पहले 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी थी, फिर जो जियो है वो भी 5G पे कनेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या पूरा का पूरा जियो का डिपार्टमेंट बिगड़ जाएगा क्या? क्या सबको अफेक्ट करेगा क्या? क्या कि सैटेलाइट्स वालों को अफेक्ट किया, प्रमोशन वालों को किया, जो वहाँ पे जो कॉल सेंटर वालों हैं उनको किया, फिर उसके बाद में जो उनका अकाउंट्स है उनको किया? नहीं ना, सिर्फ एक जो नेटवर्क डिपार्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है, खाली उस डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा। और जहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है और दूसरों को नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरे लोगों का जो काम है वो ऑलरेडी वो स्मूथ फंक्शनिंग करता रहेगा और अगर कोई भी अगर चेंजेस है तो वो ईजिली हम उनको अडॉप्ट कर सकेंगे। बिल्कुल, अडॉप्शन टू चेंज आ गया। अब इसके बाद में सब काम अपना अपना कर रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या हुआ इसका, क्या कि अगर कोई भी अगर बिजनेस है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव मतलब क्या कि हमारी बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग होगा, एफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली होगा, जो भी काम करने वाले हैं, जो भी हमारे बिजनेस को संभालने वाले हैं, वो इफेक्टिवली तरीके से काम कर सकेंगे। ई से इफेक्टिवली पढ़ा तो ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सब काम परफेक्ट चल रहा है, सब काम एकदम बरोबर चल रहा है, हमको हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमको इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बात ही खत्म। हमारा एक्सपेंशन तो होगा ही सही, हमारा जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करेंगे ही सही। हमको पता है कि वाह भाई हमने तो यहाँ पे ही जीत हासिल कर ली, कि कुछ भी हो जाए हमारी कंपनी के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप कोई और आप रिसोर्सेज का आप यूज़ करोगे, तो आप अलग अलग आप अपने बिजनेस का आप ग्रोथ कर सकोगे, आप अपने बिजनेस का धीरे धीरे करके आप एक्सपेंशन करोगे। तो द फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों का नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजेरियल पोजीशंस में लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल्स का, ग्रुप का डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, ऑफिस में अगर मैनेजमेंट है तो उनकी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट होगा, उसके साथ साथ में लोग एक्सपर्ट बनेंगे, तो लोग क्या कर जाएंगे, लोग उनको एक्सपीरियंस होता जाएगा, लोग डाइवर्सिफाई होते जाएंगे, लोग उस चीज़ के लिए स्पेशल होते जाएंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक बार रिपीट करते हैं, आइए। फर्स्ट इज बेटर स्पेशलाइजेशन, second is clarity in work relationship, third optimum utilization of resources, fourth adoption to changes, fifth effective administration, sixth expansion and growth, and the seventh one is again डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब यार मुझे एक बात बताओ कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सब अपना 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 काम कर रहे हैं, तो क्या सबके रूटीन में नहीं आ जाएगा? सबके रूटीन में आ जाएगा कि अगर एक मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर ना यहाँ पे बीच में बैठा है और उसके चारों पांचों साइड उसके लोग काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को ना सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले उसकी सेल्स पे उसको ध्यान देना है कि उसको लग रहा है इस महीने हमारी सेल्स कम हुई है, तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट वाले के पास जाएगा, क्या वो प्रमोशन वाले के पास जाएगा, क्या वो उसके प्रोड्यूसर के पास जाएगा, या फिर
वो उसके टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जाएगा। ऑफकोर्स वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा ना, सेल्स डिपार्टमेंट वो डायरेक्टली गया कि भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों नहीं चल रहा, जो इस बार सेल्स इतने कम क्यों है। तो उसने बोला कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इस बार की जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है ना वही बेकार है। तो वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जाएगा, वो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा मतलब एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्या, एक नेटवर्क बनता है। किसका नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑर्गेनाइजिंग से क्या क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क बन सकता है किसका, जॉब्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और अथॉरिटीज का। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने को हेल्प करता है चीज़ों को समझने में और उनको ऑर्डरली अरेंज करने में, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम चीज़ों को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। अब एक मैनेजर कितने लोगों को संभालेगा, एक मैनेजर है जो 10 डिपार्टमेंट को संभाल लेता है, लेकिन एक मैनेजर है जो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट को संभाल पाता है, और एक मैनेजर ऐसा है जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को संभाल के बैठा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक मैनेजर की कैपेसिटी कितनी होती है डिपार्टमेंट्स को संभालने की, इससे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन, स्पैम, स्कोप। स्पैन मतलब क्या, स्कोप, कि एक जो मैनेजर है ना उसका स्कोप कितना है, कि वो कितने डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर ला सकता है, कितने डिपार्टमेंट्स उसकी बात मानते हैं और कितने डिपार्टमेंट्स उससे एफिशिएंटली उसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, कितने लोगों का वो प्रॉपर ध्यान रख सकता है। तो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो मतलब क्या कि सुकड़ा है, कि काफ़ी कम जने हैं, और वाइड मतलब क्या कि जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कवर अप कर लेता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज वाइड एंड नैरो। क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या कि एक मैनेजर के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स फॉल करते हैं, होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये काय के लिए काम आती है। देखो, अगर मेरी कंपनी में अगर अच्छा ऑर्गेनाइज है ना, अगर मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर अच्छा है, तो उससे ना मेरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑपरेशंस है, वो स्मूथ फंक्शन करेंगे। बिल्कुल, तो स्मूथ फंक्शन हो गया। फिर स्मूथ फंक्शन अगर हो गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो टाइम पे अचीव हो सकेंगे। फिर उसके बाद में हमको क्या है, हमको अगर प्रॉपर डिपार्टमेंट्स अगर बने हुए ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको इधर उधर भागने की बात नहीं कि ये काम किसने किया, वो काम किसने किया, ये काम किसने किया, नहीं। डायरेक्टली जो काम जिस डिपार्टमेंट ने, जिस बंदे ने किया है, जिस स्टाफ ने किया, हम उस डायरेक्टली उसके पास जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्विक ईजी हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानने में, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और किसको क्या काम करना है। ये हो गया। फिर ये भी बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उनका ना वर्किंग स्टाइल कैसा है। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल लेती हूँ। एक गूगल, आप लोगों को पता है भाई, आप लोगों ने बहुत देखा होगा दैट गूगल इज़ द ड्रीम जॉब फॉर एवरीवन। क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सिर्फ काम नहीं करना होता, काम करना है कर लो, बहुत अच्छा है, आप बने उसके लिए, काम करना है, लेकिन आप उसके साथ साथ में आप आराम से एंजॉय करो। आप थिएटर में घूमो, आप मूवी अंदर ही प्रेमाइसिस के अंदर ही आप थिएटर में घूमो, आप खाने पीने जाओ, आप गार्डन में जाओ, आप जिमिंग करो, आप खेलो, आप आर्केड गेम्स खेलो, कुछ भी करो। तो इससे हमको, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है क्या कि वहाँ का वर्किंग स्टाइल कैसा है। और अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ टीसीएस का, टीसीएस ने ना अभी एक रिसेंटली एक लाइन बोली थी जो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। ये लाइन मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट वहाँ से हमको पता चलता है क्या कि टीसीएस का ना वर्किंग स्टाइल कैसा है। तो यहाँ पे हमको ये डिफरेंस पता चलता है क्या, तो इससे हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल हमें पता चलता है, राइट। फिर इसके बाद में हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसा है, कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है नैरो है, वाइड है, कि एक मैनेजर है वो कितना एफिशिएंट है और भी ज़्यादा मैनेज करने में, हम वो पता कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इन ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के ना कुछ टाइप्स भी होते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, वापस आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब प्रोफेशनल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद में आपने इसके 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। 2 पार्ट्स क्या, वो नाम तो हमने पहले पढ़ लिया, दैट इज़ फंक्शनल और डिविजनल। मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपस आपको नेम से पता चल गया होगा, जो इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग या फिर जो इसके नेचर के अकॉर्डिंग होता है, जो इसके
फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि एक अगर प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के कितने फंक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, अलग 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 फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट्स में उसको बांटते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इससे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा, इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ना आप देखिए, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस हर जगह पे पता नहीं कितनी है, तो हम ना इसे एक शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे। दैट इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट इसका है OPDIDE। OPDIDE। ओ से क्या होगा? ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी। मतलब क्या कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर है ना, क्या कि उसके लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्या आपकी आपस वही वर्किंग स्टाइल है, और आपके में जो ऑपरेटिंग आइटम्स है, मतलब आपका जो काम है, आपके जो गोल्स है, वो किस अकॉर्डिंग किन 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 लोगों के पास वो जाके वो अचीव हो रहे हैं। दैट इज योर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। पी प्रमोटिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। कि अगर एक डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल होगा और कंट्रोल के साथ साथ उसमें कोऑर्डिनेशन भी होगा। OP। देन योर कम्स डी। डी मतलब क्या? दैट इज इट मिनिमाइजेस द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब क्या, कोई भी वर्क बार बार नहीं करेगा। इंसान करने वाले ही दो ही है, दो है तो ऑफकोर्स आस पास से पूछ पूछ के करेगा ना। मान लो एक बार को 10 काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार 10 लोगों से पूछे, लेकिन जब काम ही 2 लोग कर रहे हैं, जब हमको पता है 3 लोग काम कर रहे हैं, तो हम पूछ पूछ के काम करेंगे ना कि भाई तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। तो इससे क्या होगा? इससे आपका वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा। डी आई। आई क्या है? इट इम्प्रूव्स मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या कि इससे क्या होता है? मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑपरेशंस में होने वाले एक्टिविटीज की भी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ती है। इससे क्या होता है? मतलब इन शॉर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। DID क्या है? डी का मतलब क्या है? दैट इज ड्यू फोकस ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर ड्यू फोकस ऑन डिफरेंट फंक्शंस। मतलब क्या कि एक अगर आप काम कर रहे हो ना, जब सबके लिए सब हर एक काम के लिए कोई ना कोई बैठा है, तो अगर मान लो एक छोटा सा काम है जो किसी से स्किप हो रहा है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, तो एक इंसान ना करके कोई दूसरा इंसान तो उसको देख सकता है ना, कोई दूसरा ना करके उसको कोई तीसरा भी तो देख सकता है ना। तो क्या अगर कोई डिफरेंट अगर फंक्शन है तो उससे भी हमारा फोकस जाएगा, उससे भी हमारा ध्यान डेफिनेटली जाएगा। OPDID एंड देन देयर कम्स ई। ई का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रोवाइडिंग एफिशिएंट ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स मतलब क्या कि हमको क्या करना है? हमको ना लोगों की स्किल डेवलपमेंट करना है, हमको लोगों को ट्रेनिंग देनी है। हमने एक बार उनको ट्रेनिंग दे दी, वो काम सीखेंगे, धीरे धीरे सीख के वापस वही बात की, उसमें वो एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, उसमें वो स्पेशलाइजेशन कर लेंगे। उससे क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फंक्शनिंग होगा। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं आगे इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेजेस हम कैसे पढ़ेंगे? डिसएडवांटेजेस का है PPICD। PPICD वर्ड हमने सुना है। PPICD। पी फर्स्ट ऑफ पी क्या है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम अचीविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सब लोग क्या करते हैं, अपने काम अगर कर रहे हैं ना, तो जो भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कॉमन गोल है ना, कॉमन गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? सब अपना काम में लगे रहेंगे कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा काम करना है। किसी और का अगर लॉस हो रहा है तो होने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो रेस होगा। इससे इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि काम आप कंपनी के लिए कर रहे हो, लॉस कंपनी का होगा नहीं, इनको ये करना ही नहीं है। इनको क्या समझना है कि हमको हमारा काम करना है। तो ये क्या करते हैं? कंपनी का जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कंपनी का एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है ना, उससे वो उसको प्रिवेंट करता है। सेकंड वापस पी क्या है? इट प्रिवेंट्स कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी आ जाती है। क्या मान लो एक डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, ये सेल्स के। अब जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हैं ना, वो कभी भी प्रमोशनल डिपार्टमेंट में वो लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। ये एक नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। क्या कि एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे ग्रुप में बात ही नहीं करते। तो जब बात ही नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन का तो सवाल ही खत्म। लोगों को सिर्फ अपने से मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन वहाँ पे एकदम एब्सेंस होता है। फिर थर्ड
आई मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी। वही मैंने आपको चीज़ बताई, एक काम करने वाला दूसरा काम करेगा ही नहीं, तो सिर्फ वो एक काम है तो भले ही बहुत एक्सपर्ट है, उसे जो पूछना है पूछ लो, लेकिन दूसरे काम को उसकी नॉलेज भी नहीं है। मान लो ऐसे कभी कुछ हो गया, एक अगर जो दूसरे डिपार्टमेंट का अगर एक पर्सन है वो अगर एब्सेंट हो गया और बहुत ज़रूरी काम है, तो कोई उसका काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी और को आता ही नहीं है काम करना, तो कोई और डाइवर्सिफाई हो ही नहीं पाया। तो वो क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है ना वो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाते, वो अपना जो उनकी लिमिट है ना, उनकी जो बाउंड्री है उधर ही वो सेट होके उधर फिक्स्ड हो जाते हैं। फिर पीपीआई, नेक्स्ट इज सी। सी मतलब क्या होता है आपका, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वही वापस सब अपना 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 देखते हैं। अपना अपना देखना मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कि किसी भी इंटरेस्ट के लिए आपकी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है। सी, उसके बाद डी, क्या, डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे डिपार्टमेंट्स ना आपस में ना थोड़े थोड़े करके जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। वो इंटर रिलेटेड अगर होते हैं ना, तो हमको एग्जैक्टली ये पता नहीं चल सकता क्या कि वो काम किसने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल सकता। बिल्कुल अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग अगर आपका ऐसा है कि आपको एक एक पर्सन का काम पता है, तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अगर डिपार्टमेंट सब इंटर रिलेटेड होते हैं ना आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पता नहीं चल सकती, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पता करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ और फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या, PPICD। द नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, वो कहाँ पे लगता है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है जहाँ पे फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क इज एज पर द फंक्शंस। मतलब जहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग हो, जहाँ पे नेचर के अकॉर्डिंग हो, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क एज पर द फंक्शंस। फिर उसके बाद में सेकेंड वन इज स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन। जहाँ पे आपको हर एक छोटे छोटे काम के लिए आपको जहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, वहाँ पे ये यूज आता है। फिर इट इज़ यूज्ड वेयर द ग्रुप्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब कि अगर डिपार्टमेंट्स अगर बनाए भी है ना, तो वो आपस में मिले जुले, मतलब आपस में वो काफ़ी कुछ वो सिमिलर है, वो इंटर रिलेटेड है आपस में काफ़ी ज़्यादा। और फोर्थ, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट और यूनिफाइड प्रोडक्ट। मतलब जहाँ पे सिर्फ आप एक प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, ये सिर्फ वहाँ पे ही यूज़ आता। अब नेक्स्ट है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, वही दैट व्हेन योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोर देन वन आइटम्स। क्या कि अगर एक से ज़्यादा अगर वो आइटम्स बना रही है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 100 का, कि 100 जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बना रही है, वो क्लोथिंग्स भी बना रही है। तो जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर आपके बन रहे हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ आता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब कि लोग ना सिर्फ एक डिवीजन पे नहीं होते, कि अगर एक सेल्स पे नहीं होते सिर्फ प्रमोशन में, या फिर सिर्फ वो मैनेजमेंट में नहीं होते, लेकिन वो पूरे के पूरे उनको एक प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, वो एक प्रोडक्ट के वो स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या कि हर एक कि वहाँ पे जो एक डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। देन फास्ट डिसीजन मेकिंग। जब आपका काम, एक प्रोडक्ट का काम सबको पता है, आपको पता है कि क्या चीज़ें हो सकती है, आपको एक काम को पूछने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पास वाले बंदे से पूछ सकते हो कि भाई देखो पता है क्या, हाँ मुझे तो पता है ये ऐसे होगा। तो जहाँ पे आपका क्या है, आपका डिपार्टमेंट ना पूरा जाना पहचाना है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग दूसरे लोगों का काम भी पता होता है, तो वहाँ पे डिसीजन जल्दी होती है। तो दैट इज़ योर फास्ट डिसीजन मेकिंग। फिर अकाउंटेबिलिटी, हमको अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली पता चल सकती है। क्या, क्योंकि छोटा सा डिपार्टमेंट है, जितने भी जने हैं हमको पता है कि कौन है, क्या काम करने वाला है। तो हम बता सकते हैं हाँ ये गड़बड़ की थी, अरे मेरे पास वाले ने की थी गड़बड़, भाई मैं बताता हूँ ना देखो। तो वहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी पता चल सकती है। वहाँ पे जो पर्सन जिसने कुछ अगर गड़बड़ की है, तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। लोगों को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का, सिर्फ एक अपने काम का पता नहीं होता, लेकिन अगर मान लो उसको बोला ना कि किसी और का भी तो सॉफ्टवेयर चला ले, किसी और का भी तो काम कर ले, तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको फेमिलियर होगा। ऐसे नहीं होगा कि उसने बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा होगा, एक्सपर्ट भी नहीं होगा, लेकिन वो फेमिलियर होगा, वो डाइवर्सिफाइड होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे आ सकती है। देन लास्ट में आप क्या आता है, अगर सारी चीज़ें का प्रॉपर है, तो क्या होगी आपकी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो आपकी बिजनेस एक्सपेंड भी होगी, मल्टी डायमेंशंस भी होगी, और उसके साथ साथ में आपकी ग्रोथ भी डेफिनेटली धीरे धीरे होगी। प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल होगा, तो ग्रोथ भी आपके वहाँ पे आएगी। एडवांटेजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि अगर अलग 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 डिपार्टमेंट्स है और मान लो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं ना वो दोनों सेम आ रहे हैं, जब बात ही नहीं करेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा? तो ये भी सेम रिसोर्स यूज करेगा, ये भी सेम रिसोर्स यूज करेगा, तो इससे कोई भी अगर रिसोर्सेज है, चाहे भले फिजिकल हो, पैसा हो, या फिर इवन अगर कोई इंसान भी हो ना, उसका भी वेस्टेज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा हमको चाहिए रहेंगे, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में क्या होगा, दैट इज फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, कि क्या कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में आपको ध्यान रहेगा, कि सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट है ना उसका आप बढ़ाते जाओगे कि मेरा प्रोडक्ट महान, मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट वो, कि आप पूरे वापस आप अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करोगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप इंक्रीज करने में काम करोगे। तो वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट आपकी तरफ से नहीं दिखेगा, और विच इज अ सेटबैक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की देख सुन, मुझे काम आता है मैं करूंगा, नहीं मुझे करना है ये काम, भाई मेरे को ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, मुझे हाइक ज्यादा मिलेगी। तो सबको जब अपना अपना करने की लगती है तो सबको अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना होगा, तो दिस इज योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की वहां पे आपकी जो लड़ाई है वो चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट, जब रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जब लोग ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जब पैसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे डबल डबल काम हो रहा है, तो वहाँ पे कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। तो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट, क्या आपकी जो कॉस्ट है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो ये होते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आपका आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना वो कहाँ पे यूज़ आता है, ईजी है, अभी हमको बताया मैम आपने, क्या डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे यूज़ आएगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हो वहाँ पे यूज़ आएगा, मतलब इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या, कि जहाँ पे मैनेजर चाहता है कि लोग है ना, लोग सिर्फ अपने ही फंक्शन पे ना रहे, लेकिन वो पूरे के पूरे इनके प्रोडक्ट के बारे में जाने, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ पे ये काम आता है। फिर अगर ऐसे कोई अगर कंपनी है, अगर ऐसे कोई टॉप लेवल मैनेजर है जो चाहता है अभी तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन हमको फटाफट से विद इन 1 ईयर हमको ना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमको हमारे बनाने हैं, हमको 1 से 2 पे शिफ्ट होना है, तो जहाँ पे इन फ्यूचर जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे भी ये यूज़ आ सकता है, बिल्कुल यूज़ आ सकता है। जहाँ पे चाहिए कि जहाँ पे किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे ना मज़ा नहीं आया एक से, मुझे चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ है ना वो डाइवर्सिफाइड रहे, वो फ्लेक्सिबल रहे, वो ज़्यादा लड़े नहीं, लेकिन उनको उनका काम हो, मेरे रिसोर्सेज अगर वेस्टेज ना हो। तो जहाँ पे किसी इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, जहाँ पे उसे और चाहिए, जहाँ पे उसे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, वहाँ पे भी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं, और इसके आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।